खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले से जुड़ी हुई है यह खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जंतर मंतर पर एहतिजाज करेगी और यह एहतिजाज कल किया जाएगा। इस एहतिजाज के दौरान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाएगा। तो बड़ी खबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, जहां वो जंतर मंतर पर अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले के खिलाफ एहतिजाज करेगी, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा करेगी और कल ये एहतिजाज जंतर मंतर पर किया जाएगा। तो बड़ी खबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से, जहां पर अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले के खिलाफ आज कल एहतिजाज किया जाएगा। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाएगा। बड़ी खबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, जहां उन्होंने कल एहतिजाज करने का मंसूबा बनाया है। जंतर मंतर पर यह एहतिजाज किया जाएगा। इस एहतिजाज के दौरान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाएगा। तो बड़ी खबर अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले के ताल्लुक से। मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मरकज पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तलबा के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेल सकते। अदालत ने आज ही हल्फनामा दाखिल करने को कहा है कि सीटें खाली आखिर क्यों थी और क्यों पुर नहीं की गई, ये बताया जाए। जुमेरात को इस मामले में अगली समाअत होगी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद में पार्टी की एक मेगा रैली से खिताब करेंगे। ये रैली शाम 6 बजे सुभाष नगर में निकाली जाएगी। ये रैली 10 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात से 2 दिन पहले हो रही है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने मुंबई में रैली से खिताब किया था, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को सख्त निशाना बनाया था। औरंगाबाद के सुभाष नगर में आज होने वाली ये रैली मराठवाड़ा में शिवसेना की पहली शाख के कयाम की 37वें सालगिरह के मौके पर निकाली जा रही है। आपकी ईएमआई महंगी होने वाली है। आरबीआई ने मुसलसल दूसरे महीने रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 4.40 से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी मीटिंग के बाद किया। आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन से लेकर कार लोन और एजुकेशन लोन महंगा होना यकीनी है। दूसरी तरफ जिन्होंने पहले ही होम लोन लिया है, उनकी ईएमआई मजीद महंगी हो जाएगी। Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.9%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. It may be noted in this context that the repo rate still remains below its pre-pandemic level. I would now like to provide an assessment, a more detailed assessment of growth and inflation. And first, I would like to take up growth. According to the provisional estimates released by the National Statistical Office, that is NSO, on May 31st, India's gross domestic product, that is GDP growth, in 21-22 is estimated at 8.7%. This level of real GDP in 21-22 has exceeded the pre-pandemic, that is the 2019-20 level. On the supply side, major categories also surpassed the 2019-20 level. आरबीआई के रेपो रेट बढ़ोतरी होने से सारी बैंकों से जो फाइनेंस हो रहा है, जो भी फाइनेंस लेते हैं आज की तारीख में, जब से कोविड हुआ उससे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी, करीब सारे ही लोग हर आइटम, मोटरसाइकिल हो, मिक्सी तक फाइनेंस हो रही है, मोबाइल तक फाइनेंस हो रहा है। और जब फाइनेंस का रेट, रेपो रेट बढ़ेगा तो इन सारी चीज़ों के फाइनेंसिंग पे असर पड़ेगा और फाइनेंस से जो आदमी लेके चलता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। हर चीज़ पे महंगाई वैसे ही कंट्रोल नहीं हो रही है। बैंकों की रेपो रेट बढ़ने से फाइनेंस के रेट बढ़ेंगे। जब फाइनेंस के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई का एक अतिरिक्त बोझ आदमी के ऊपर पड़ेगा, जो कि बिल्कुल असहनीय होगा। और बैंकों को 0.5% आपने रेपो रेट बढ़ाया आरबीआई ने, तो उससे जो फाइनेंसिंग का रेट है उस पर डिफरेंस पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। और ये आदमी की एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कमर तोड़ने की बात हो रही है। उससे दिक्कत तो आएगी भाई। हर आदमी लोन लेता है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे ही कोरोना से आदमी परेशान है और आगे परेशानी और ज़्यादा इससे बढ़ेगी। हम तो ये कहते हैं रेट कम होना चाहिए, पहले सही था, बढ़ाने से आम आदमी को परेशानी आएगी। अब महंगाई तो पहले से ही बढ़ी हुई है और इस तरह से लोन पर रेट बढ़ाएंगे तो फिर और समस्या ये आगे आएगी, क्योंकि पब्लिक तो वैसे ही परेशान है। बेरोजगारी है, रोजगार कोई है नहीं, बिजनेस में भी कोई वो नहीं है, मार्केट डाउन जा रहा है। जब पब्लिक सुखी नहीं होगी तो बिजनेस कहाँ से आगे बढ़ेगी? पब्लिक के पास आएगा तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगी। और पब्लिक इधर बैंक लोन बढ़ा रही हैं, ब्याज कम करती जा रही हैं और लोन पे ब्याज बढ़ाती जा रही हैं, तो उससे हानि है, कोई लाभ नहीं है। देखिए, जो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई है उससे जो बाकी की बैंकें हैं उनको जो लोन पास करती है या फिर जो पैसा देती है उससे आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी आदमी नया धंधा डालने की सोचता है या कुछ भी करने की सोचता है तो पहले वो बैंकों की तरफ भागता है कि एक लोन मिल जाए जिससे कि वो अपना नया कारोबार शुरू करे। एक तरफ सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना नया धंधा खोलिए, और दूसरी तरफ अगर वो बैंकों की तरफ जाएगी पैसा उठाने तो उसको वैसे ही इतनी हाई दरों पे, इतनी ऊंचे दरों पे जो पैसा मिलेगा तो वो कैसे चुका पाएगी? इतनी कमाई नहीं है जितनी की उसकी व्यय हो जाएगी, उतनी खर्चे हो जाएंगे। कानपुर फसाद मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला हनूस जारी है। एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर फॉरेंसिक टीम कानपुर पहुंची। टीम ने फसादज़दा इलाकों का दौरा किया। टीम ने नई सड़क और चंद्रेश्वर हाथे का दौरा किया और यहां से सबूतों को इकट्ठा किया। कानपुर में तशद्दुद के बाद अब हालात कशीदा हो गए थे, लेकिन अब इसमें काफी बेहतरी देखी जा रही है। आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन इसी के दौरान कुछ अखबारात में चंद्रेश्वर इलाके से लोगों के दूसरे मकामात पर शिफ्ट होने की खबरें शाया हुई है। हाथे में रहने वाले अफराद का कहना है कि यह खबर सरासर गलत है। यहां से कोई नहीं गया, सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है पूरी तरह से भ्रामक समाचार, ये उसी प्रकार से भ्रामक समाचार है जैसे चुनाव से पहले कुछ लोगों ने ये बताना चालू किया था कि कुछ अधिकारी गुपचुप अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात करके सेटिंग कर रहे हैं। चंद्रेश्वर हाथा तब पलायन नहीं किया जब जिहादियों की सरकारें हुआ करती थीं। चंद्रेश्वर हाथे के लोगों ने तब साहस के साथ सामना किया जब आतंकवादियों के समर्थक सरकारें होती थीं। आज तो इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो न्यायप्रिय सरकार है और न्याय की बात जो कर रही है, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, चंद्रेश्वर हाथे की सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर रखी है, तो क्यों कोई पलायन करेगा? आखिर यहाँ चंद्रेश्वर हाथे में पहली बार तो हमला हुआ नहीं है। सन 80 के बाद से लगातार 40 से भी अधिक बार यहाँ हमला हो चुका है। इस हाथे ने तब तक सम्मान किया, आसपास के बहुत से स्थान बिक गए, लेकिन चंद्रेश्वर हाथा आज भी वैसे इंटैक्ट खड़ा है। यहाँ के सारे लोग खड़े हैं और ये बिल्कुल भ्रामक समाचार है। मैं इसका खंडन करता हूँ। चंद्रेश्वर हाथे के लगभग सभी नौजवान यहाँ साथ में खड़े हैं, उनसे भी इसकी बात की जा सकती है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन को तो इस बात की अब जानकारी हो गई, सारी बातें सामने आ गई, लेकिन हमारा ये मानना है कि समाज स्वयं भी सजग रहे और प्रशासन का सहयोग अगर मिलता है तो ऐसी कोई सुरक्षा की भावना नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ना पाकिस्तान में रह रहे हैं, ना अरब में रह रहे हैं, ना सीरिया में रह रहे हैं। भारत में स्थितियां बहुत अच्छी हैं। भारत में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की बात भारत की सरकार भी करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार तो इस समय नंबर 1 में सुरक्षा प्रदान करने में। शराबबंदी को लेकर उमा भारती एक बार फिर सरगर्म हो गई है। उमा भारती भोपाल के होशंगाबाद रोड पर शराब की दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी नहीं की गई तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। का कि उसको शराब से संतुष्टि नहीं होती, उसको और ज्यादा नशा चाहिए होता है, तो वो शराब छोड़ करके नशे पे आ जाता है जो बहुत घातक होता है और फिर वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। ये मध्य प्रदेश भी उसी रोड में पे आने वाला है अगर हमने इसको तुरंत जोर से दम लगा करके नहीं किया।
इसमें एक साथ कई चीज़ें संकट में हैं, खाली महिलाएं संकट में नहीं हैं। घरों में बच्चे संकट में हैं, लड़कियां संकट में हैं, पढ़ नहीं पाएंगी क्योंकि बाप शराब में पैसा फूंक देगा। यूपी के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। छेड़छाड़ से तंग आकर दलित तालिबा ने खुदकशी कर ली। गांव के 3 लड़के उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके नतीजे में दलित तलबा ने खुदकशी कर ली। 6 जून को तलबा ने पंचायत में शिकायत दर्ज की थी। थाना अनूप शहर के गांव का ये मामला है। तो बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां थाना अनूप शहर के गांव का ये मामला है, जहां एक दलित तलबा ने छेड़छाड़ से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 लड़के इस मामले में मुलविस है। उन्हें 3 लड़के परेशान किया कर रहे थे। 6 जून को तलबा ने पंचायत में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ताहम इन सब परेशानियों से जूझकर उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। 6 जून का वाकया, यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर। छेड़छाड़ से तंग आकर दलित तलबा ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गांव के 3 लड़के उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके नतीजे में उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। दरअसल 6 जून को तलबा ने पंचायत में शिकायत भी दर्ज की थी। ताहम कुछ मुस्बत नताइज सामने नहीं आए, जिसके बाद लड़की मजबूर होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुकी। ये तीनों लड़का जो है छेड़ाछाड़ी करते थे और तंग आके लड़की ने फांसी लगा ली और इनके माँ बाप भी बुलवाए हमने, इनको समझाया। मैं आप क्या चाहते हो, हम तुम कहो तो हम अपनी तुम हांगो तो सही, हम शादी करें तुम्हारे संग में। बोले नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा। अब वो समझाने के कारण भी बेटी ने अपनी खुशी कर ली है। कौन है लड़के तीनों, क्या का नाम है? एक का नाम तो अरुण और एक का नाम रजन का नाम रविंदर और एक का नाम टिंकू। अच्छा, ये तीनों लड़के हैं। ना इसकी शिकायत थाने पे करी कभी? नहीं अभी नहीं करी मैंने शिकायत। और थाने पे इसकी मुकदमा दर्ज कराया भी एप्लीकेशन? ना अभी नहीं कराया जी। यूपीएससी के 3 टॉपर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि लड़कियां आज हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। हर मैदान में लड़कियां लड़कों से कदम मिलाकर चल रही है। इन टॉपर्स ने सरपरस्तों से अपील की कि बच्चियों को आगे बढ़ने दे, जो उनके ख्वाब हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। हमारे साथ 3 ऐसी महिलाएं हैं जो कि यूपीएससी टॉपर हैं और तीनों एक साथ हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और महिला सशक्तिकरण पर हम इन महिला शक्ति से ही बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्रुति से। श्रुति, यूपीएससी आपने टॉप किया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद क्या लग रहा है? बस खुशी हो रही है। अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखकर, आसपास लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ में गर्व भी हो रहा है कि किसी तरह हम देश के अपने आसपास के लोगों की सेवा कर पाए। बिल्कुल, लोगों की सेवा कर पाए, इसीलिए आपने शायद यूपीएससी चुना। और अब चूंकि आपने टॉप किया है, उसके बाद एक अलग सी चैलेंज हो जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो किस तरीके से देखती हैं आप इसे? मैं बस यही चाहूंगी कि जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी जाएं, अपने भरपूर तरीके से मैं उसका निर्वहन कर पाऊं और यही मेरी कोशिश रहेगी और इसी पर मैं चलना चाहूंगी। बिल्कुल, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोचती हैं? जी यही कि खुशी बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, बट आई थिंक कि जब आप इस तरह की परीक्षा में आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं और इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। और तो मैं यही चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में हम आगे जाएं, हम जेन्युइनली कुछ और अच्छा अचीव करके दिखाएं, ताकि देश के लिए जिस मोटिव से हम लोग यहाँ आए थे उसको पूरा करें। एंड आई होप कि आगे भी हम अच्छा काम करते रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें। बिल्कुल, लोगों को प्रेरित करते रहें। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो आप ही की तरह यूपीएससी में बैठती हैं, सोचती हैं कि हम करेंगे। उन लोगों के लिए क्या एक मोटिवेशन किस तरीके से? जी, जो लड़कियां हैं जो एस्पायर कर रही हैं सिविल सर्विसेज के लिए, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप अपने पे भरोसा रखें, आप मेहनत करें और आई होप कि हम आपको इंस्पायर कर पाए हैं, आपको ये विश्वास दिला पाए हैं कि आप भी ये कर सकती हैं। उनसे ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि अंकल आंटी, आपकी लड़कियाँ यहाँ पहुँच सकती हैं और हमसे काफ़ी आगे जा सकती हैं। तो आप उन पे भरोसा रखें, उन्हें आज़ादी दें
कि वो भी अपने पर खोलकर आसमान छू सके। बिल्कुल, लड़कियां अपने पर खोलकर आसमान अपना जो है एक अलग आसमां बना पाएं, इसी प्रेरणा के साथ बहुत सारी लड़कियां बहुत अलग अलग क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं। प्रशासन के जो क्षेत्र में वहाँ पर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, और नहीं सिर्फ प्रशासन, खेल में और बाकी हम राजनीति में देखते हैं, हर तरह लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। और ये इस वजह से भी है, जैसे अंकिता ने बोला कि धीरे धीरे जो परिवार वाले हैं वो जैसे जैसे उनको वो प्लेटफॉर्म देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो और भी लड़कियां हमें हर क्षेत्र में दिखेंगी। पर अभी वही कुछ कदम है और बहुत और कदम लेने बाकी। बिल्कुल, तो आपने देखा हमारे साथ तीनों यूपीएससी टॉपर हैं और जिनका कहना है कि लड़कियों को एक नया आसमान छूने की जो अब कवायद आगे बढ़ चुकी है उसमें ये तो प्रेरणा बनेगी ही, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स से भी उनका यही कहना है कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इंतखाबात में टिकट को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। दोनों ही पार्टियों में मेयर और काउंसलर ओहदे के लिए बेहतर उम्मीदवार को लेकर जहां मंथन का दौर जारी है, वहीं राजधानी भोपाल में टिकट के दावेदार कांग्रेसी कारकुनान के बीच मारपीट और जूते चप्पल चलने पर बीजेपी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी की तनकीद पर कांग्रेस ने इसे अपने दामन में झांकने का मशवरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन को लेकर जो प्रक्रिया है वो खुद निर्धारित करेगी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात से वाकिफ़ है कि वो पराक्रम के आधार पर नहीं, परिक्रमा के आधार पर टिकट ला पाता है। और उन्हें मालूम है, महापौर प्रत्याशियों को, कि भोपाल में कुछ नहीं होना है, तो सब अपने अपने आका हो के वहाँ दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं। नाम दिल्ली से आएगा, घोषित वीडी शर्मा साहब करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था का केंद्रीकरण किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही माननीय कमलनाथ जी ने एक फिक्स क्राइटेरिया से कमेटी बनाई है। वो कमेटी उन क्षेत्रों में जाकर उम्मीदवारों की लोकप्रियता का अध्ययन करेगी। स्थानीय स्तर पर ही सिंगल नाम, कोई पैनल नहीं आएगी। जहाँ विवाद होगा वहाँ पैनल आएगी, अन्यथा सिंगल नाम पार्टी नेतृत्व के पास आएंगे। बस घोषित भोपाल से होंगे, बाकी तय लोकल लेवल पर ही होंगे। बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है। वो चुनाव के पहले कर रहे हैं, ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां स्वामी ओमकेतेश्वर नंद की अर्जी खारिज। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में पूजा करने के लिए दायर की थी अर्जी और डिस्ट्रिक्ट जज ने अर्जी को आज खारिज कर दिया। तो बड़ी खबर वाराणसी से जुड़ी हुई, स्वामी अंबिकेश्वर नंद की अर्जी को खारिज किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में पूजा करने के लिए दायर की थी ये अर्जी और आज डिस्ट्रिक्ट जज ने अर्जी को खारिज कर दिया। तो बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में पूजा करने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी और आज डिस्ट्रिक्ट जज ने अर्जी को खारिज कर दिया। बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के ताल्लुक से, जहां पर स्वामी ने अर्जी को दायर किया था और उसके बाद आज डिस्ट्रिक्ट जज ने अर्जी को खारिज किया। बड़ी खबर वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में पूजा के लिए अर्जी दायर की गई थी और डिस्ट्रिक्ट जज ने आज समाअत के दौरान अर्जी को खारिज कर दिया। और अब खबर बैनुल अक़वामी की।
3 महीने का वक्त गुजर चुका, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान हमले और मज़ाहमती कार्रवाइयों का सिलसिला हनूज जारी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जंग के दौरान 31,000 से जायद रूसी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए जारी किए गए बयान में कहा कि हर रोज तकरीबन 300 रूसी फौजी हलाक हो रहे हैं। वो दिन जरूर आएगा जब हलाक होने वाले रूसी फौजियों की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मशरकी दोनबास खत्ते में दोनों ममालिक के दरमियान घमासान जारी है। ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत के जरिए जंगबंदी का इशारा भी दिया। Більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. अमेरिका में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी। रवां साल 1 लाख हिंदुस्तानी तलबा अमेरिका के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दाखिले के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई है। दिल्ली में स्टूडेंट्स वीजा की इजराई के लिए 6ठे मरहले के तहत मुनक्किद किए गए एक प्रोग्राम से अमरीकी ओहदेदार ने खिताब के दौरान ये बात कही। अमरीकी ओहदेदार पेटर ने बताया कि गुज़श्ता साल कोरोना वायरस के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए 62,000 हिंदुस्तानी तलबा को वीजा जारी किए गए थे और इस साल 1 लाख हिंदुस्तानी तलबा को मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दीगर ममालिक की ये बनस्बत हिंदुस्तानी तलबा को खुसूसी अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका में 2 लाख हिंदुस्तानी तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और अमेरिका में तालीम हासिल करने वाले कुल बैरूनी तलबा में 20% तलबा का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। वादी कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड तादाद में सयाह आ रहे हैं। इस साल के पहले 4 महीने में 6 लाख से जायद सयाहों ने वादी का रुख किया। मुल्क के दीगर हिस्सों में गर्मी की लहर की वजह से ज्यादा सयाह वादी के खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। कर ऐसा बोलने का मन हो गया। देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना, प्यार जवां है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा। ये धोलिया महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली साधना अनिल साहा है और मशहूर मुग़ल बागात में ये नगमा गुनगुनाना उनकी खुशी और वादी कश्मीर में खुशगवार मौसम के दरमियान गुजरे हुए उनके शानदार वक्त को बयान करता है। साधना की तरह लाखों सयाह इस वक्त मुल्क के बाकी हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर से बचने के लिए वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। चूँकि कई रियासतों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ गया है, गर्मी की इस लहर से बचने के लिए कश्मीर सयाहों के लिए एक मिसाली मुकाम बन गया है। श्रीनगर के मुग़ल बागात सयाहों से खचाखच भरे हुए हैं और टिकट काउंटर्स पर लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। सयाहों को इन बागात में खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों के दरमियान कश्मीरी रिवायती लिबास में बर्फ़ के ठंडे पानी के साथ खेलते और सेल्फियां लेते भी देखा जा सकता है। कई सयाहों ने कश्मीर को एक कुदरती एसी करार दिया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से, और श्रीनगर तो वैसे भी फेमस है कि गर्मी में लोग ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए और अच्छा है इस टाइम पे। हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छा मतलब हम अच्छा फील कर सकें। वहाँ बहुत गर्मी थी और यहाँ आकर जैसे वहाँ रहना मुश्किल था बिना एसी के, और यहाँ तो नेचुरल एसी है। टूरिस्ट भी आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में है टूरिस्ट भी, और सभी के चेहरे देखकर ये लग रहा है कि सब गर्मी से बेहाल थे और यहाँ आकर कितनी मतलब शांति, कितना सुकून मिल रहा है।